अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज का प्रैक्टिकल आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज आप लोगों का प्रैक्टिकल था जी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। एंड यू नो दैट कि कल को हमारा प्रैक्टिकल है बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का। तो उसके लिहाज से हम लोग पहले इंपॉर्टेंट वाइवास के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन से इंपॉर्टेंट मीन वाइवा के दौरान कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का है या फिर माइक्रोबायोलॉजी का, पहले हम लोग बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर बायोकेमिस्ट्री में से आप लोगों से कौन सा सवाल पूछा जाता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन बता दें, मोनोसेकेराइड्स क्या हैं, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, फिर आप एग्जांपल्स दे दो जी मोनोसेकेराइड्स की, ओलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स की, पॉलीसेकेराइड्स की। और इसके साथ साथ वो लोग ये भी पूछते हैं कि नेचुरल सोर्सेज के लिहाज से, लाइक अगर स्टार्च है या फिर वीट में क्या है ऐसा और वो किस क्लास से बिलोंग करता है, फिर पोटैटो में क्या है ऐसा और वो किस क्लास से बिलोंग करता है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूछे जाते हैं। फिर ये कि हनी शुगर कौन सी होती है, टेबल शुगर कौन सी है, मिल्क शुगर कौन सी है, या फिर फ्रूट शुगर को क्या कहा जाता है, लाइक माल्टोस कहते हो, ग्रेप शुगर या ब्लड शुगर कौन सी होती है, जो ग्लूकोज होती है, या फिर ग्लूकोज जो है वो कौन सी शुगर है। ठीक हो गया। अच्छा, इनके जो आंसर्स हैं वो भी हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर इसके अलावा ये भी सुक्रोज बिलोंग्स टू वेज क्लास, या आप कहते हो जी डाइसेक्राइड से बिलोंग करता है जी। अच्छा, कोई एग्जांपल दे दें नेचुरल सोर्सेज में कि सुक्रोज जिसके अंदर मौजूद हो। ठीक हो गया। फिर आप लोग कहते हो फ्रूट्स के अंदर जी कौन सी शुगर मौजूद होती है, आप कहते हो कि उसके अंदर जो है माल्टोज प्रेजेंट होती है, इस वजह से हम लोग उसको फ्रूट शुगर का नाम देते हैं। फिर आप लोग कहते हो जी एग्जांपल ऑफ नेचुरल सोर्सेज कंटेनिंग स्टार्च। ठीक हो गया। अच्छा, फिर लिपिड्स क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स क्या आ जाते हैं, फिर स्टीरॉइड्स और स्टीरोल्स में क्या फर्क है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या फर्क होता है, फिर फंक्शंस ऑफ लिपिड्स आ जाते हैं। अब पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो हमने यहाँ तक के पढ़े हैं। राइट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इट डील्स विद द केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द टिश्यू सेल्स या फिर लिविंग टिश्यूज, ठीक है। यानी कि लिविंग टिश्यूज में होने वाले केमिकल प्रोसेसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं उनको डील करना ये बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। और दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये काम ये प्रोटोप्लाज्म में हो रहा होता है। ठीक हो गया। राइट। फिर इसके बाद आप लोग कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो नोन एज हाइड्रेटेड कार्बन, और उसका आप लोग फार्मूला बता दो। फिर ये कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं या फिर उनका कॉम्प्लेक्सेस है जो कि हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है, हमें बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स देते हैं या कीटोन्स देते हैं। साथ के साथ आप लोग ये भी बता दो कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कीटो ग्रुप होता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूछी जाए तो आप लोग कहते हो हाँ जी, हम लोग तीन तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स, और इसके साथ पॉलीसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स में ये ऐसे शुगर्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर हमें सिर्फ हाइड्रोक्सिल आइंस मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देता है और एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप देगा, एज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एरिथ्रोज। और डाइसेक्राइड जो है ये हमें हाइड्रोलिसिस पे मजीद दो शुगर कंपोनेंट दे देते हैं, एज फॉर एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं तो ये हमें हाइड्रोलिसिस पे बहुत सारे ओलिगोसेक्राइड देते हैं। और इसकी रेंज कहाँ से होती है, मोर देन 10 शुगर यूनिट्स अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो जी वो पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, एज फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक हो गया। फिर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारा काम करते हैं जी हमारी बॉडी के अंदर, एज फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स को बनाने में ये मदद करते हैं। इसी तरह से हेल्प्स इन बॉडीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, हमारी बोन्स के अंदर जो है वो हमारी लाइक जैसे मिल्क शुगर है, ये हमारी बोन्स में एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने के लिए भी ये काम करती है, उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन जीआईटी, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि फिर हमारे खाने को हजम करने में मदद करता है, जो कि कहाँ मौजूद है जी, जीआईटी में। इसके अलावा हनी शुगर को क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज, या फिर फ्रुक्टोज को और क्या कहा जाता है जी, हनी शुगर, या फिर कहते हो टेबल शुगर ऑल्सो नोन एज सुक्रोज, मिल्क शुगर ऑल्सो नोन एज लैक्टोज, फ्रूट शुगर इज ऑल्सो नोन एज माल्टोज, और ब्लड शुगर को आप लोग ग्लूकोज शुगर भी कहते हो। ठीक है। अब सुक्रोज किस चीज का मिलकर बना हुआ है, ये जी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलकर बनता है। अगर हम लैक्टोज की बात करें जो मिल्क शुगर है
वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, और माल्टोज जो हमारे फ्रूट शुगर है ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मिलाकर बनता है। फिर इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं जी स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज किससे बिलोंग करते हैं, तो हम कहते हैं जी स्टार्च जो है ये होमोपोलीसेकेराइड है। होमोपोलीसेकेराइड क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये क्या होता है जी, सेम हमारे शुगर कंपोनेंट्स को मिलाकर बनता है होमोपोलीसेकेराइड, इसी तरह से ग्लाइकोजन भी और इसी तरह से सेलुलोज भी। स्टार्च कहाँ पे मौजूद होता है, ये हमारे स्टोर्ड फूड मटेरियल में इन प्लांट्स, यानी कि हमारे पौधों में मौजूद होता है, जैसे व्हीट है, गंदम, मकई, चावल, उनके अंदर मौजूद होता है। ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ये कहाँ होता है, मेनली अकर्स इन मसल्स एंड लिवर ऑफ द एनिमल। ये या तो लिवर में होगा या फिर मसल्स में होता है, और स्टोर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि महफूज हालत में होता है। और जब कभी हम लोगों ने ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करना हो तो ये पहले ये तब्दील होगा ग्लूकोज में और फिर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं जी सेलुलोज क्या है, ये भी होमोपोलीसेकेराइड है और बहुत ज़्यादा पाया जाता है जी सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक हो गया। नेचुरल सोर्सेज ऑफ स्टार्च की बात करें तो हाँ जी, हमारे व्हीट में, गंदम में, चावल में, कॉर्न ग्रेन्स, मतलब मकई में भी और अनाज दानों में भी, और पोटैटोज जो आलू होते हैं या बहुत से बीजों में भी मौजूद होता है स्टार्च। ठीक हो गया। लिपिड्स की बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं लिपिड्स क्या है जी, लिपिड का मतलब है लिपो मीन्स फैट। ठीक हो गया। फिर आप कहते हो लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, प्लांट्स और एनिमल और के टिश्यूज में मौजूद होते हैं। बिलोंग टू वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि फैटी एसिड से ताल्लुक रखते हैं। अब लिपो का मतलब फैट है, ठीक है। अच्छा, फिर पूछा जा सकता है कि फैट्स और ऑयल में क्या फर्क है, तो हाँ जी, फैट्स जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद ना हो, जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। फैट्स जो होते हैं ये अमूमन एनिमल फैट्स होते हैं, ठीक है, और ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। और जो आपके ऑयल्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द ऑयल्स, मतलब कि प्लांट ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स में से हासिल किया जाता है, और आप लोग कहते हो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों के एग्जांपल दे दो। फैट्स में जैसे ब्यूटारिक एसिड आ जाता है, ठीक है, जैसे हमारे पास बटर भी आ जाता है। ऑयल्स की बात कर ले तो जी ऑलिक एसिड आ जाता है। स्टीरॉइड्स और स्टीरोल्स में क्या फर्क है, स्टीरॉइड्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन द नेचर अकरिंग इन नॉन स्पॉनिफाइएबल फ्रैक्शन। जो कि नॉन स्पॉनिफाइएबल फ्रैक्शन है लिपिड्स का, इस हालत में अगर मौजूद होगा तो स्टीरॉइड्स कहलाता है। और स्टीरोल क्या है, ये स्टीरॉइड का एक सब ग्रुप है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप तो होते हैं, लेकिन कोई इसके अंदर कार्बोक्सिल या कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, यानी कि स्टीरोल इज अ सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड्स एक बड़ा ग्रुप है किसका, लिपिड्स का, जिसके अंदर नॉन स्पॉनिफाइएबल फ्रैक्शन मौजूद होता है। फिर अच्छा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट एनिमल स्टीरोल होते हैं, मतलब ये कि जानवरों में पाया जाता है, और ये अकर्स इन एनिमल टिश्यूज, मोस्ट अबेंडेंट इन द एड्रीनल ग्लैंड। ज्यादातर कहाँ होता है कोलेस्ट्रॉल, हमारे एड्रीनल ग्लैंड में। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होते हैं जी, वो हमारे किडनीज में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स में भी मौजूद होते हैं, फॉलोड बाय नर्वस सिस्टम में भी। फिर इसके साथ साथ के प्लाज्मा, अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल कितना होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो आप कहते हो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल उसका कितना है जी, 150 से 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। राइट, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि जी फंक्शंस ऑफ लिपिड्स क्या आ जाते हैं, यानी कि लिपिड्स कहाँ कहाँ काम करते हैं, तो आप कहते हो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स भी है, ठीक है, यानी कि ऐसे वाइटामिन जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं उनको लेकर जाने वाला एक बहुत अच्छा कैरियर है ये। और डाइटरी लिपिड्स जो हैं ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, यानी कि जो जैसे चर्बी वाली या ऑयली चीजें जो होती हैं वो हमारी मतलब आंत की जो हरकत है उसको स्लो डाउन कर देती हैं। और बॉडी फैट गिव्स एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स लाइक किडनी, ठीक है, यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे भी बॉडी फैट्स हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स को स्टेबल किए हुए हैं अपनी जगह पर। एज फॉर एग्जांपल किडनीज का बिल्कुल इसी तरह से कि अगर इंसान बहुत ज़्यादा फैट लूज कर ले, ठीक है, तो क्या होता है कि किडनी जो है वो डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से ज़रा सी हिल जाती है। फिर फैट जो है वो गुड रिजर्वायर है इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छा रिजर्वायर है, ये एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है और ये एक्सर्ट करता है इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द नर्वस टिश्यूज।
यानी कि हमारे नर्वस टिश्यूज को भी हिफाजती एक इफेक्ट देता है, असर देता है। अच्छा जी, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स आर जॉइंट टू ईच अदर विद कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर जो है आपके अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक हो गया। अगर एक सिंपल अगर हम लोग किसी अमाइनो एसिड की एग्जांपल ले लें तो हमारे पास ये चीज आ जाती है, यानी कि ग्लाइसिन की। अगर अच्छा, अब अगर हम लोग इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर को देखें तो आप लोग देखते हो कि एक कार्बन के साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर एक जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, एक आपके पास अमाइनो ग्रुप आ गया, एक हाइड्रोजन होता है और एक आर है। ठीक है, अब ये आर जो है वो एच भी हो सकता है और सी एच की कोई मतलब कि हाइड्रोकार्बन की कोई चेन भी हो सकती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड या सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, तो जी वो ग्लाइसिन है, जिसके अंदर हमारे इस आर की जगह पर हाइड्रोजन लगता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारे जी काम करता है इन स्ट्रक्चरल मटेरियल्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चरल मटेरियल में ये काम करता है। फिर प्रोटीन्स प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी भी मुहैया करता है। किस तरह से कि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और अमाइनो एसिड्स अमोनिया में, और अमोनिया फिर जाकर कहाँ काम करता है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसी तरह से इसको आप लोग इस्तेमाल करते हो अगेंस्ट डिजीजेस इन हायर एनिमल्स, लाइक कैसे कि हम लोग मतलब कि बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे होता है कि जब कभी अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आया, तो क्या होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, यानी कि या हमारी मतलब हमारे दफा के लिए भी काम कर रही है। ठीक हो गया। फिर आप कहते हो सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स, यानी कि हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स इन नेचर हैं, सॉरी, हमारे बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे बहुत से प्रोटीन्स जो हैं एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक हो गया। फिर सम हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, इसी तरह से हमारे बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, और वो कहाँ-कहाँ काम कर रहे होते हैं वो हार्मोन्स? हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में या फिर रिप्रोडक्शन के अंदर मदद कर रहे होते हैं। फिर हमारे कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अंदर, यानी कि जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मूवमेंट के अंदर। ठीक है, वो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, जिसकी वजह से मतलब कि जो मीन एज फॉर एग्जाम्पल डाइन इन सीलिया एंड फ्लैजेला, फ्लैजेला के अंदर ऐसे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि उसको इस तरह से मीन हरकत करने में मदद करते हैं, और इसी तरह से डाइन जो कि सीलिया का एक हिस्सा है उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आपका सीलिया जो है इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो हरकत करता रहता है। ठीक है, जैसे पानी के अंदर उसको हरकत करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में मदद करता है। फिर कहते हो प्रोटीन्स लाइक फिब्रिनोजेन, जैसे कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि हमारे बहुत से ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं, दैट इन्वॉल्व्ड इन द ब्लड क्लॉटिंग, एज फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजेन आ जाता है। अच्छा जी, बहुत जल्दी-जल्दी से हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया है, ये देख लेते हैं। हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ लिपिड्स पढ़ लिया, प्रोटीन देखा, जनरल स्ट्रक्चर देखा जो कि अमाइनो एसिड का था, फिर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स पढ़े। अब हम लोगों ने पढ़ना है जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होती है, उसको हम लोग सिंपल, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में तब्दील कर देते हैं, मीन क्लासीफाई करते हैं। फिर अमाइनो एसिड क्या होता है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फिर ये कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर पे आ जाते हैं जी। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, टाइप्स उसकी कितनी है न्यूक्लिक एसिड्स की। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, और फिर न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन सी हैं। ठीक हो गया। फिर एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, और एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि लोकल हार्मोन्स कौन से होते हैं और जनरल हार्मोन्स कौन से होते हैं, या इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग इन्हीं के जो कुछ हार्मोन्स हैं उनकी हम लोग डेफिनेशंस देख लेंगे। राइट।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में बात करते हो तो आप लोग कहते हैं हमारे पास कुछ जो है सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड आ जाते हैं, और कुछ आ जाते हैं जो हमारे पास ड्राइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स कौन से होते हैं? सिंपल प्रोटीन्स जो कि हमें हाइड्रोलिसिस पर, यानी कि हाइड्रोलिसिस करने पर हमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स देते हैं या फिर उसके डेरिवेटिव्स देते हैं, एज फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन्स। ठीक हो गया। जबकि जो कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं ये हमें हाइड्रोलिसिस पर प्रोटीन तो देते हैं, इसके साथ हम एक नॉन प्रोटीन ग्रुप भी देते हैं, एज फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स। और फिर बाद में ड्राइव प्रोटीन्स क्या होते हैं? ड्राइव प्रोटीन्स ही कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और सिंपल प्रोटीन्स का मजमूआ होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स विच आर ड्राइव फ्रॉम द सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। फिर जी अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने कहा कि जी प्रोटीन का, कि प्रोटीन्स क्या है? दे आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो वो पूछ लिया, अच्छा अमाइनो एसिड्स क्या होता है? आपको अमाइनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का, और तकरीबन 300 से ज्यादा नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। अब फिर कहते कि ना, अच्छा ये वो प्रोटीन्स जो वो अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन्स के बनने में हिस्सा लेते हैं उनको कुछ नाम दिया जाता है। तो जी हाँ जी, आप कहते हो वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। इन मोर देन 300 अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन प्रोटीन फॉर्मेशन, एंड द 20 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जो कि प्रोटीन बनने में हिस्सा लेते हैं वो 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहलाते हैं, और उनको प्राइमरी अमाइनो एसिड भी कहते हो। फॉर एग्जांपल एलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन और लाइसिन। एग्जांपल दे दो कुछ। अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? ये अदर देन द प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो कि आपके प्रोटीन को बनने में मदद दे रहे हैं। ठीक है, तो वो दूसरे अमाइनो एसिड्स होंगे जो कि प्रोटीन को बनने में या प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अपने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो जी सिट्रोलिन आ गया, ऑर्निथीन या बीटा एलानिन या फिर गैमा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो कि क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है जी प्रोटीन्स का। तो जो फंक्शंस प्रोटीन्स के होते हैं वही फंक्शंस हमारे अमाइनो एसिड्स के होते हैं। चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं जी अब जी न्यूक्लिक एसिड्स को। तो जी न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर फाउंड टू बी द एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ द जीन्स। हमारे जीन्स का एक अहम हिस्सा है ये, एंड द अपरेटस बाय विच द जीन्स एक्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो अपरेटस है जिसके जरिए हमारे जीन्स जो हैं वो काम करते हैं। अब अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। उसके अंदर एक नाइट्रोजिनस बेस होगी, वो या तो प्यूरिन हो सकती है या फिर पायरीमिडीन, और फिर इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है और एक शुगर कंपोनेंट लगा होता है। ये तीन हिस्से मिलकर क्या करते हैं जी? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब प्यूरिन्स में कौन सा आदत आ जाते हैं जी? इसके अंदर एलानिन, और इसके अंदर जी आ जाता है जी एडेनिन और गुआनिन आ जाता है। और अगर हम लोग पायरिमिडीन की बात करते हैं तो इसके अंदर जी साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन आ जाते हैं। ठीक हो गया। और ये तीन मिलकर ग्रुप जो है ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है, तो आप लोग कहते हो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, इन दोनों के मजमुआ को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए जी न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस विद 5 कार्बन शुगर। ठीक है, यानी कि इन दोनों को मिला के नाइट्रोजन बेस को और 5 कार्बन शुगर को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। और ये दोनों के साथ अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को लगा देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब जी ये कितनी तरह के होते हैं? तो आप लोग कहते हो जी न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो आरएनए होता है या फिर हमारे पास डीएनए होता है। और इसका अगर फर्क पूछा जाए तो आप लोगों की बुक के अंदर एक टेबल मौजूद है, दिस वन। आप लोगों की बुक के अंदर ये टेबल मौजूद है। कोशिश करें कि इसके अंदर से दो या दो से ज्यादा जो है फर्क आप लोग इसमें से पढ़ लो। ठीक है, कि आरएनए और डीएनए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक हो गया। राइट, इसके बाद आप लोग बात करते हो कि आरएनए में जी इसकी भी मजीद टाइप्स होती हैं। तो आप कहते हो हाँ जी, टाइप्स ऑफ आरएनए में मैसेंजर जिसको आप एमआरएनए कहते हो, फिर ट्रांसफर जिसको टीआरएनए कहते हो, राइबोसोमल आरएनए जिसे आरआरएनए कहा जाता है।
इनकी आई मीन अक्रेंस का रेट क्या होता है, mRNA जो है वो 5 to 10% पाया जाता है, ट्रांसफर आरएनए जो है वो 10 से 15% होता है, और राइबोसोमल आरएनए जो है वो 75 से 80% इसकी मीन अक्रेंस रेट होता है। ठीक है, यानी कि होने की जो चांस मीन होने की जो उसकी परसेंटेज है। फिर एंडोक्राइनोलॉजी क्या है, ये एक साइंस है कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हो मीन पढ़े जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस को यानी कि उसके कामों को, एंड द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, और इसके अंदर हम लोग उन तमाम तर मतलब कि उन तमाम तर डिसऑर्डर्स को, खराबियों को भी हम लोग पढ़ते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में होता है। अच्छा, ये एंडोक्राइन में और एक्सोक्राइन में क्या फर्क है, तो हाँ जी हमारे वो ग्लैंड जो कि रिलीज कर देते हैं हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, और अपना असर वो दिखाती है, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। लेकिन हमारे वो ग्लैंड जो कि हमारी बॉडी के अंदर मीन इन योर बॉडी दैट मेक एंड रिलीज केमिकल्स इन इन अ डक्ट, यानी कि वो एक डक्ट के अंदर सिर्फ वो केमिकल्स रिलीज करेगा, ठीक है, और बनाएगा और उसके अंदर रिलीज करता है डक्ट में, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, फिर वो वहां से अपना अपना काम करना दिखाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो एंडोक्राइन होते हैं डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है वो बनाकर केमिकल्स बनाकर ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे कौन सा जी, इट इन्फ्लुएंस हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, और दूसरे बहुत सारे फंक्शंस को, जबकि इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एज फॉर एग्जांपल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मौजूद है। ठीक हो गया, जैसे कि हमारे लाइक बहुत सारे सारे हमारे ऐसे एंजाइम्स हैं या फिर हमारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हमारे कहाँ पर है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा जी, हार्मोन होता क्या है, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सिक्रीट होता है हमारी बॉडी फ्लूइड में बाय वन सेल or a group of cells and have a physiological control effect on other cells of the body, यानी कि हम एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर स्क्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, और वो एक सेल से दूसरे सेल में की तरफ जाता है, यानी कि हरकत करता है और अपना फिजियोलॉजिकल कंट्रोल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता है अपना। राइट, फिर सवाल ये आ जाता है कि जी हार्मोन्स काम क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में, तो वो हेल्प करता है टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, यानी कि वो मदद कर रहा है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से अपनी केमिकल कंपोजिशन के जरिए। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट करता है उन सब्सटेंसेस को, यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी तरफ लेकर जाने में जो है हार्मोन्स हैं वो मदद करते हैं। ठीक हो गया, इनके आर पार बिल्कुल इसी जैसे कश्ती की तरह ये काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड से उठाते हैं और आउटर साइड पे लेके जाते हैं, या आउटर साइड से उठाएंगे इनर साइड पे लेकर आएंगे। और इसके अलावा प्ले अ की रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर जो है एक अहम रोल अदा करते हैं। फिर जी लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, जनरल हार्मोन्स क्या है, लोकल और जनरल में फर्क क्या होता है। लोकल हार्मोन्स these have specific local effects on the body, या हमारे स्पेसिफिक इफेक्ट जो दिखाएगा हमारी बॉडी के अंदर वो एज फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, ये लोकल है, जैसे कि लोकल से जाहिर है। जनरल जो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम पर इफेक्ट करेगा, दीज अफेक्ट बॉडी सेल्स फॉर फार अवे फ्रॉम देयर पॉइंट्स, यानी कि जहाँ पे ये बना है, ठीक है, वहां से ये दूर जाकर भी अपना असर दिखाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो हार्मोन्स होते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं हमारी पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स या फिर थायराइड हार्मोन्स, वो एक सिस्टम पर असर करेंगे। अच्छा, हार्मोन्स के हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, तो हाँ जी हम लोग उसे क्लासिफाई करते हैं इनटू पेप्टाइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स और अमाइनो एसिड्स में। पेप्टाइड्स में कौन से आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आ जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स में टीएसएच आ जाता है, हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आ जाता है, एरिथ्रोपोइटिन आ जाता है। ठीक हो गया, स्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल या फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है। अमाइनो एसिड्स की बात करें, जो अमाइनो एसिडिक इन नेचर होंगे तो वो टायरोसिन डेरिवेटिव आ जाते हैं या फिर थायराइड ग्लैंड्स आ जाते हैं। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन से हैं, तो एक एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में आप लोगों ने टेस्टोस्टेरोन्स पढ़े हुए हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। अमूमन इनके जो फंक्शंस हैं वो नहीं पूछे जाते, ठीक है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आप लोग देख लो, अदरवाइज कोई लाजमी नहीं है, इसके नहीं पूछे जाते। फिर एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स का तो आई होप सो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा है और आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हो। एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट
आर द कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, राइट। अच्छा, आप लोग कहते हैं एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। इनके बायोलॉजिकल रिएक्शन की तोड़ फोड़ के अंदर जो है ये उसकी तोड़ फोड़ में यानी कि बनने में और तोड़ने में ये कैपेबल होते, सलाहियत रखते हैं हमारे लिविंग सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का भी नाम देते हैं। ठीक हो गया। रिएक्शंस बिटवीन रिएक्टेंट्स टू यील्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और फिर ये क्या करते हैं, हमें मखसूस किस्म का प्रोडक्ट देते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था जी बाइक फार्माकोग्नोजी में कि सुक्रेज एंजाइम जो है जी वो सुक्रोज के ऊपर काम करता है और हमें क्या देता है, ये आप मुझे प्रोडक्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। सवाल को मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं, मैंने आपसे कहा कि एंजाइम्स में हम लोगों ने जी पढ़ा था कि एक सुक्रेज एंजाइम है जो कि सुक्रोज को तोड़ देता है, ठीक है, सुक्रोज के ऊपर काम करता है और उसको तोड़ देता है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि सुक्रोज के ऊपर अगर सुक्रेज एंजाइम काम करते तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स की बात करें तो इसके अंदर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि थोड़ा सा एंजाइम की मिकदार एक बहुत बड़े सबस्ट्रेट को मीन तोड़ने में, काम करने में मदद करती है। फिर सॉल्युबिलिटी आ जाती है, तो हम कहते हैं हमारे बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं या फिर डाइल्यूट अल्कोहल के अंदर हल हो जाते हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल हैं। या फिर ये प्रेसिपिटेट फटकड़ी बन जाती है इनकी, यानी कि टुकड़े टुकड़ों में, ऐसे जैसे हमारा दूध फट जाता है वैसे ये प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं किसके अंदर, कंसनट्रेटेड अल्कोहल में या फिर अमोनियम सल्फेट में। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपके रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है जैसे जैसे सबस्ट्रेट का की मिकदार बढ़ाते हो। टेम्परेचर भी जी इफेक्ट करता है। हम कहते हैं जी 0 डिग्री सेल्सियस पे ये इनएक्टिव होता है, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पे ये वेरी लिटल एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन ये 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है और 50 पे फिर से इनएक्टिव हो जाता है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और भी आता है कि जी वो कौन सा टेम्परेचर है, अगर हम लोग उसको सॉलिड फॉर्म में रखें तो कितने टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर सकता है, तो ये सर्वाइव कर सकता है जी 100 डिग्री सेल्सियस तक, अगर ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक हो गया। फिर हम लोग पीएच की भी बात कर लेते हैं, तो ये भी हम लोगों ने फार्माकोग्नोजी में पढ़ा था कि अगर तो हमारा एंजाइम एसिडिक पीएच का है तो बेस में डालेंगे तो खराब हो जाएगा, और अगर तो हमारा एंजाइम बेसिक नेचर का है और उसे हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो खराब हो जाता है। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं। आपका जो एंजाइम है वो दो कंपोनेंट को मिलाकर बनता है, एक प्रोटीन कंपोनेंट और एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब जी प्रोटीन कंपोनेंट जिसको आप लोग एपो एंजाइम्स का नाम देते हो, और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट क्या है, वो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, को एंजाइम्स भी हो सकते हैं और को फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप, एज प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, अच्छा जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जी को एंजाइम्स क्या होते हैं। अगर तो हमारा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है या फिर मेटेलो ऑर्गेनिक है, ठीक है, यानी कि उसके साथ कोई मेटल लगा हुआ है, तो वो कोएंजाइम्स कहलाता है। और अगर तो हमारा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है वो इनऑर्गेनिक आइंस है, तो वह हमारा को फैक्टर कहलाता है। और अगर हम लोग कोएंजाइम्स और को फैक्टर्स दोनों को मिला दें तो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप बन जाता है। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं जी फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स की, चलें जी। तो नेक्स्ट वन हमारा क्या होगा जी, फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं। तो जी एंजाइम्स बहुत जगह पर हमारा रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे डाइजेशन के अंदर बहुत सारे हमारे मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारे हमारे मतलब के प्रोडक्ट्स बनाने में जहाँ जहाँ पर काम करेंगे हम लोगों ने वो सब कुछ बताना है कि ये प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। अगर याद रहे तो आप बता सकते हो कि जी पेप्सिन है जैसे कि हमारा स्टमक में मौजूद होता है, एसिडिक पीएच है जी, और जो कुछ मालूम है वो बताना स्टार्ट कर दो। फिर ये कि ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज, चीज जो पनीर होती है उसको बनाने में काम करता है। हमारे बहुत मीन कुछ हमारे एंजाइम्स आल्सो यूज्ड एज स्वीटनर, स्वीटनर के यानी कि मिठास पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोसाइडेज। फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स आर यूज्ड एज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के तौर पर भी काम करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को यानी कि जो खाने के दाग होते हैं उनको जी खत्म करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के तौर पे भी काम करते हैं। अब कैसे, कि हम लोगों ने फार्माकोग्नोजी में पढ़ा था कि अगर तो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम लोग बाहर से लेते हैं, ऐसा ही था ना। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हमने पपेन से लिया, या फिर पपेन हमने हासिल किया पपाया से, या फिर हम लोगों ने ब्रोमिलेन ले लिया जी अनानास से, ठीक है। तो आप लोग कहते हो कि
उसको आप लोग एज अ ड्रग भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि पपेन और ब्रोमिलेन को। फिर अच्छा, हमारे एंजाइम्स आल्सो कॉज ब्लड क्लॉटिंग बाय प्रोटीन थ्रोम्बिन। ठीक हो गया, यानी कि हमारे कुछ एंजाइम्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग भी करते हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग की भी वजह बनते हैं, एज फॉर एग्जांपल थ्रोम्बिन की वजह से। ठीक है, थ्रोम्बिन जो है फिर मतलब थ्रोम्बिन प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं जी, हमारा लास्ट जो चैप्टर था जी विटामिन्स का। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, स्पेशली कौन से जी के सिनोनिम्स कौन से हैं। ठीक है, एक तो ये कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। इसके साथ साथ आप लोग बताओगे कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, और फिर इसके साथ के विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन भले नहीं करो आप लोग, ठीक है, लेकिन ये चीजें, इन चीजों का आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है। पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन बजाते खुद है क्या। विटामिन इज डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग एसेंशियल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, नेचुरली अकरिंग और मीन कुदरती तौर पे मौजूद होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है हमारी डाइट का, हमारी यानी कि ग़िज़ा का, विच इन माइन्यूट अमाउंट एड्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द टिश्यूज, जो कि अपनी थोड़ी सी मिकदार में ही हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर एक अहम रोल अदा करता है हमारे टिश्यूज के। हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर बी 1, बी 3, बी 2, बी 6, नियासिन और दूसरे बहुत सारे आ जाते हैं, जिनको हम लोगों ने यहाँ से इस तरह से मतलब कि इनका नाम लिख लिया। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल विटामिन ए क्या है, इसको आप रेटिनोल या फिर रेटिनाल कहते हो, और वो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो निक्टेलोपिया हो जाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात के टाइम अंधेरा हो जाना, मतलब कि नजर का ना आना। ठीक है, यानी कि धुंधला हो जाना। फिर विटामिन डी कैल्सीफिरोल हो जाता है, कैल्सीफिरोल कहते हो या फिर उसको अर्गोस्टिरोल कहते हो। और फिर अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाती हैं, ऑस्टियोमेलेशिया यानी कि हमारे बोन्स की जो कमज़ोर हो जाती हैं, मतलब कि उनके अंदर टेढ़ापन आ जाना, मोस्टली बच्चों में आता है ये चीज़। ठीक है, अच्छा, इनको अगर आप लोग आगे एक्सप्लेन नहीं करते हो तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आती हैं तो एक्सप्लेन कर दो आप। विटामिन ई को टोकोफिरोल भी कहते हो, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी कहते हो, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जी हीमोलाइसिस हो जाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की मीन लाइसिस हो जाना, या फिर एडीमा भी हो जाता है इससे। विटामिन के को क्या कहते हो, कोएगुलेशन विटामिन कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, यानी कि ठीक है, यानी कि अगर तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग जो है टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, यानी कि ब्लीड करने लग जाता है। ठीक है, थ्रोम्बिन का प्रोथ्रोम्बिन जो है उसकी कमी हो जाएगी, यानी जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी कमी हो गई। ठीक हो गया, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून बहने लग जाएगा और फिर खून की कमी हो जाएगी। अच्छा अच्छा जी, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से थे, सी था और जी बी कॉम्प्लेक्स थे। अब यहाँ पे नेम है, यहाँ पे उसका सिनोनिम, और यहाँ पर आगे उसकी डिजीज। इस चीज को आप लोग रट्टा लगा लोगे, बिल्कुल ऐसे का ऐसा आप लोगों ने इसका रट्टा लगा लेना है। ठीक हो गया जी, हम लोगों ने यहाँ पर अपने सारे के सारे जो बायोकेमिस्ट्री के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे अब आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल कॉमन कॉमन चीज़ें अपनी याद रखनी है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोब्स जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, या कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, पैरासाइट्स आ जाते हैं। फिर जी बैक्टीरिया बजाते खुद है क्या, तो आप लोग उसको एक्सप्लेन करोगे कि बैक्टीरिया क्या है जी। हमारे पास हम कहते हैं कि जी बैक्टीरिया जो है इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि मेन साइज उसका रेंज करता है फ्रॉम 0.3 से 4 माइक्रोमीटर। अगर साइज नहीं भी बताया तो कोई मसला नहीं, आप ये कह दो कि ये एक ऐसा मीन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आम आंख से नजर नहीं आता, इसके लिए हम लोगों को एक हाई पावर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन कर दो या फ्लैजेला की बेस पे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है जी आप बैक्टीरिया की क्लास को क्लासिफाई कर दो, तो आप कहते हो जी स्ट्रक्चर की बेस पे भी किया जाता है और फ्लैजेला की मौजूदगी के पर भी किया जाता है। यानी कि स्ट्रक्चर पे अगर तो वो रॉड शेप है तो बेसिलाई गोल है। ठीक है, अगर तो वो रॉड शेप की होगी तो जी बेसिलाई होगी, अगर गोल होगी तो कॉक्साई होती है, और अगर तो वो इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में होती है तो विब्रियो होगी, और अगर इस तरह का स्पाइरल है तो या तो वो स्पाइरोचीट है या फिर स्पाइरेलम है। फ्लैजेला की बात करते हो तो कहते हो अगर तो आपकी बैक्टीरिया की एक साइड पर है तो आप लोग कहते हो जी मोनोट्राइकस है, और अगर तो आपके फ्लैजेला की अगर तो बैक्टीरिया की दोनों साइड पे फ्लैजेला है एक एक, तो जी ये आ जाता है एम्फीट्राइकस। ठीक है, और अगर तो आपकी बैक्टीरिया की एक ही साइड पे एक टफ्ट है
ठीक है, फ्लैजेला का एक गुच्छा है, तो इसको नाम देते हो लोफोट्राइकस का। और अगर तो आपकी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर ही फ्लैजेला मौजूद है, तो उसको कहते हो जी पेरिट्राइकस। ठीक हो गया। अब जी आगे चलते हैं। आप लोग कहते हो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है? तो आप लोग कहते हो कि जी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन सॉरी, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया था, इसको इजाद किया था ये या फिर इंट्रोड्यूस करवाया था हमें क्रिस्टियन ग्राम ने। ठीक है, जिसने क्या हमें बताया? उसने हमें बताया कि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि पर्पल कलर को रिटेन रख लेते हैं, यानी कि रख लेते हैं अपने अंदर अपनी लेयर में। देखिए कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, वो पिंक कलर को अपने ऊपर रख लेते हैं। जो पिंक कलर को रख लेते हैं, यानी कि कलर को रख लेते हैं, वो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। और जो कि मीन पर्पल कलर को रख लेंगे, वो कौन से होंगे जी? वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। अब इसके अंदर आप लोगों के बुक में आई थिंक सो एक टेबल बना हुआ है, अगर आप लोग उसको याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये कि म्यूचुअलिज्म क्या होती है, कमेंसलिज्म क्या होती है, ये भी आप लोगों के बुक के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। पैथोजेन क्या है, विरुलेंट, विरुलेंसी, ए विरुलेंट, इनके विरुलेंट का क्या मीन कौन से होते हैं, ए विरुलेंट कौन से हैं, मॉडरेटली विरुलेंट कौन से हैं। ठीक है, इनकी आप लोग देख लोगे। फिर नेम द कल्चर मीडिया, आप लोगों के मुख्तलिफ किस्म के मीडियाज हैं, चॉकलेट मीडिया, एगर मीडिया, एनरिच्ड न्यूट्रिएंट एनरिच्ड मीडिया आ जाते हैं, उनके नाम आप लोगों ने याद कर लेने हैं। फिर सिंपल स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग में क्या फ़र्क होता है? सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ एक स्टेन इस्तेमाल करते हो, ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन भी आएगा। पहले प्राइमरी स्टेन आयोडीन डालते हो, फिर अल्कोहल डाल के डीकलराइज करते हो, और फिर बाद में आप लोग सेकेंडरी स्टेन डालोगे, ग्राम स्टेनिंग आ गया। फिर जो वायरसेस में, वायरसेस क्या होते हैं? ठीक हो गया। वायरसेस क्या हैं? वायरसेस हम लोग कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट या फिर बहुत ही छोटा-सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, जिसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और ये पुराने ज़माने में, यानी कि लुईस पास्चर या रॉबर्ट कोच के ज़माने में, इसको हम लोग कहते थे जी पॉइज़न। राइट। इसके बाद आप लोग कहते हो कि जो वायरसेस का फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, विरियन और विरोइड्स में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिव सेंस वर्सेस नेगेटिव सेंस आरएनए में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, फंजाई, यीस्ट, मॉड्स, तीनों की आप लोग डेफिनेशन देख लोगे बुक से। फिर सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी में क्या फ़र्क होता है? यानी कि जिसके अंदर सेल्स की पार्टीशन हुई भी होती है, वो सेप्टेट कहलाते हैं। जिसके अंदर सेल्स की पार्टीशन नहीं हुई भी, वो आपके नॉन सेप्टेट हाइफी कहलाते हैं। सैप्रोफाइटिक कौन से होते हैं? ऐसे आप लोगों के फंजाई जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पर रहकर मीन वहाँ से खाना खाते हैं, तो वो सैप्रोफाइटिक। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उसके ऊपर रहकर खाना खाते हैं, अपना मीन वहाँ से खुराक लेते हैं, पैरासाइटिक आ जाते हैं। पैरासाइटिक फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। फिर जी बैक्टीरियल और वायरल एयरबॉर्न डिजीजेस, ये इस डिजीजेस के आप लोग कुछ नाम याद कर लोगे। फिर जी स्टेरिलाइजेशन क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं? डिसइंफेक्शन वर्सेस स्टेरिलाइजेशन, और या फिर एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्शन क्या है? यानी कि हमारा ऐसा जरासीम से पाक करने का अमल जिसके अंदर जो है तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन ये जो पोर्स होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, वो रिमूव नहीं होते। लेकिन स्टेरिलाइजेशन के थ्रू हम लोग स्पोर्स से भी छुटकारा हासिल कर लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन की टाइप्स जो हैं वो मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। एंटीसेप्टिक्स डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स ऐसे हमारे जरासीम कश मवाद या फिर ऐसे हमारा मटेरियल जो कि मीन साफ करने में, मीन जरासीम से पाक करने में मदद करता है, कौन सी चीज़ों को? लिविंग टिश्यूज़ को। ठीक है, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर नॉन लिविंग टिश्यूज़ के लिए, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, जैसे हम फर्श को साफ करना है जी, टेबल को, हमने मीन अपने विंडोज को या मिरर को, तो वह डिसइंफेक्टेंट्स यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने अपने जख्मों को या फिर मीन कोई भी लिविंग टिश्यूज को करना है, तो वह एंटीसेप्टिक्स होते हैं। फिर जी फर्मेंटेशन क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या है, और इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है, आप लोग इसको देख लोगे। इसको आप लोग मतलब कि बुक से गौर से देख लोगे। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है जी ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है, यानी कि हमारी अपनी ही इम्यून सिस्टम का अपने ही खिलाफ हो जाना ऑटो इम्यूनिटी कहलाता है। नेचुरल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जी हम लोग इसको मजीद डिवाइड कर देते हैं पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। और पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल और आर्टिफिशियल आ जाते हैं, एक्टिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड आता है। अच्छा जी, ये बहुत ज़्यादा नहीं भी पूछे जाएंगे, तो ये जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी एलर्जन है, एलर्जी जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, जो कि एंटीजन के आने पर बनेगा, हमारी बॉडी बनाएगी, वो एंटीबॉडी कहलाती है। और एलर्जी क्या होती है? यानी कि एक अनयूजुअल रिस्पॉन्स ऑफ आवर नॉर्मल इम्यून सिस्टम। फिर जी वैक्सीन क्या है, वैक्सीन की टाइप्स कितनी है, आइडियल वैक्सीन कौन सी होती है?
फिर जी हमारा स्टार्ट हो जाता है हाइपर सेंसिटिविटी, कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, कितनी तरह की है जी, वो 4 तरह की होती है। अच्छा, एंटी सीरा क्या होते हैं, एंटी वायरल सीरा क्या है और एंटी बैक्टीरियल सीरा क्या है। सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में क्या फ़र्क होता है। फिर जोन्स ऑफ द फ्रेश वाटर कौन कौन से हैं, सिर्फ नाम उसके लिखने हैं। फिर विच बैक्टीरिया इंडिकेट्स फीसिस इन वाटर, ठीक हो गया, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि इंडिकेट करता है कि वाटर के आई मीन फीसिस इन द वाटर, ठीक हो गया। फिर हाउ टू रिमूव वाटर कंटामिनेशन, पानी में से आप लोग कंटामिनेशन को कैसे रिमूव करते हो, और वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीजेस कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि जी हमारे स्टेरिलाइजेशन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेरिलाइजेशन करने के लिए आप लोग या डिसइंफेक्शन के लिए कौन कौन सा मेथड्स इस्तेमाल करते हो। अच्छा जी, तो अब आप लोग क्या करोगे जी, पहले-पहले तो अपने स्क्रीन को एक दफ़ा रोटेट कर लो और उसके ऊपर अब आप लोग देखोगे कि हमारा जो डिसइंफेक्शन है वो किस तरह से होता है। या तो हम लोग फिज़िकली करते हैं या फिर हम लोग केमिकली करते हैं। फिज़िकल के अंदर हमारे पास एक नेचुरल मेथड आता है जिसमें हम लोग सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, और एक हीट मेथड आता है जिसमें ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट इस्तेमाल की जाती है। मॉइस्ट हीट के अंदर हम लोग ऑटोक्लेव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर दर्जा हरारत हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। जबकि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग बॉइलिंग का इस्तेमाल करते हैं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर हम लोग पास्चराइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ड्राई हीट के अंदर हम लोग रेड हॉट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन या फिर इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन की बात करते हो तो इसके अंदर आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग इस्तेमाल होता है। आयोनाइजिंग के अंदर गैमा रेज, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज आ जाती हैं। नॉन आयोनाइजिंग के अंदर इंफ्रारेड रेज, यूवी रेडिएशन आ जाती है। फिर एक हम लोग फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो उन चीज़ों के लिए जो जिनके लिए हीट जो है वो मौजू नहीं होती, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फिर उनको छान लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स का इस्तेमाल करके, लाइक एस्बेस्टॉस फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स, सिंटर्ड ग्लास फिल्ट्रेशन। फिर हमारे पास कुछ केमिकल्स आ जाते हैं। केमिकल्स हम लोग या तो गैस फॉर्म में लेते हैं या फिर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं जी लिक्विड की फॉर्म में, ठीक हो गया। गैसेस में हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड आता है, और लिक्विड्स के अंदर हमारे पास अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल्स, हेलोजेंस, डाइस या फिर सर्फेक्टिव एजेंट्स आ जाते हैं। यानी कि ये बिल्कुल एक ओवरव्यू है आपके स्टेरिलाइजेशन का कि कौन कौन से मेथड्स आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक हो गया। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड्स किस किस तरह से इस्तेमाल करते हो, तो आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। बाकी आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आसानी से और सही से समझ आ गए होंगे। बच्चे इसको थोड़ा सा टाइम दो ताकि आप लोग इसको पढ़ सको, अच्छे से समझ सको, ठीक हो गया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस बताती चलूँ कि जैसे कि आप लोगों के बुक के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी के ये वाले हैं और आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री के ये वाले हैं। अमूमन जो आते हैं उसके अंदर स्टेरिलाइजेशन आता है, सिंपल स्टेनिंग आता है, प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एगर प्लेट्स आ जाते हैं, या फिर क्वालिटी ऑफ मिल्क या माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। और इस तरह से बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, या फिर डिटरमाइन द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द गिवन सैंपल। ये दोनों सॉरी, सेकंड ये वाला नहीं, आपका रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होता है ये बहुत ज़्यादा आता है, ठीक हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखोगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग अपना प्रैक्टिकल बहुत बहुत अच्छा सा दें, और अपने टीचर्स को बिल्कुल भी नाउम्मीद ना करें। जितनी मेहनत आपका टीचर आप पे कर रहा है, आई विश कि आप लोग उससे बढ़कर आप लोग उसको इन रिटर्न दो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ योर रिजल्ट, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।